नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जब अंग्रेजों के पास हिंदुस्तान की सत्ता आ गई तो उन्होंने कुछ लोगों को अपॉइंट किया लगान कलेक्ट करने के लिए। लगान यानी लैंड टैक्स को किसानों से वो लगान कलेक्ट करते थे, जिन्हें बाद में कलेक्टर कहा गया। धीरे धीरे इन कलेक्टर्स को पावर ज्यादा दी गई, लॉ एंड ऑर्डर भी दिया गया, मजिस्ट्रेट तक बनाया गया, मजिस्ट्रेट वाली पावर भी दी गई। ये जो चीज थी वो 1947 तक चलती रही। धीरे धीरे जो एक कलेक्टर्स थे या बाद में उनको मजिस्ट्रेट भी कहा गया, जिनको हम आज डीएम के नाम से जानते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। 1947 में जब देश आजाद होता है तो बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश की गई। नेहरू जी ने बहुत कुछ चेंज करने के लिए कुछ निजामों को चेंज किया, कुछ निजाम बंद किए गए। बट ब्यूरोक्रेसी जो कि 1757 से अंग्रेजों ने अपने मकसद के लिए इसको स्टार्ट किया था, 1757 के बाद जो इतनी मजबूत हो गई थी, उसको एज इट इज कंटिन्यू कराया गया। क्योंकि नेहरू जी को लगता था कि इतने बड़े देश में, खासकर तब जब देश का बंटवारा हुआ है और एक इनसिक्योरिटी की भावना बहुत ज्यादा फैली हुई है, तो अगर ब्यूरोक्रेसी को खत्म कर देंगे तो बहुत संभव है कि पूरा देश ही कोलैप्स हो जाएगा। तो ब्यूरोक्रेसी को खत्म नहीं किया गया, सिर्फ नाम चेंज किया गया। पहले आईसीएस अफसर कहा जाता था, बाद में आईएएस अफसर कहा गया। तो आईएएस अफसर के बनने की जो कहानी है वो 1757 से शुरू होती है। पहले आईसीएस रहे, बाद में आईएएस बन गए। अब ये जो आईएएस अफसर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? ये भले रिक्रूट यूपीएससी के माध्यम से होते हैं, बट इनको कैडर दिया जाता है अलग अलग स्टेट्स में दिया जाता है, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में। और वहां जाकर एक काम वहीं पे करते हैं, लेकिन सेंटर और स्टेट के बीच में एक ब्रिज की तरह एक रोल प्ले करते हैं, जिससे कि स्टेट और सेंटर के बीच में संबंध मजबूत रहें। कुछ इसी तरह से कुछ और अफसर्स भी होते हैं जो स्टेट्स में काम करते हैं, राज्यों में काम करते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं यूपी का, तो उत्तर प्रदेश में जो ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, जो डिपार्टमेंट जो अधिकारी बनते हैं, उनको पीसीएस अफसर कहते हैं। हर स्टेट में एक आयोग होता है, जैसे हमारे यूपी में उत्तर प्रदेश आयोग है, कमीशन, जो हम यूपी पीएससी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है कि ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाए और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री में रहते हुए वो अपना काम करते हैं। इन्हें पीसीएस कहा जाता है, और जो सेंटर के द्वारा या यूपीएससी के माध्यम से सेलेक्ट होते हैं उनको आईएएस कहा जाता है। अब बात करते हैं कि पीसीएस का पैटर्न क्या है। देखिए, पिछले 2018 में एक पैटर्न चेंज हुआ है, और जो नया पैटर्न आया है उसके हिसाब से प्री, मेंस और इंटरव्यू कंडक्ट होता है। आपका जनवरी एंड में फॉर्म आता है, जून में आपका प्री होता है और अक्टूबर में आपका मेंस होता है। अगर प्री की बात करते हैं, देखिए प्री में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसको हम जीएस कहते हैं, और पेपर 2 जिसको हम सीसैट कहते हैं। एक ही दिन में पेपर होते हैं। सुबह के शिफ्ट में जीएस का पेपर होता है और शाम के शिफ्ट में सीसैट का पेपर होता है। जीएस का मतलब क्या होता है? जीएस का मतलब होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स। लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं, और मेरिट इसी पेपर 1 से बनती है। मेरिट जो बनती है पेपर 1 से बनती है। अमूमन 85 to 90 क्वेश्चंस के ऊपर मेरिट बनती है, इंक्लूडिंग नेगेटिव मार्किंग। सेकंड शिफ्ट में जो पेपर होता है उसको सीसैट कहते हैं। सीसैट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा मैथ्स आएगी, थोड़ी सी रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कम्युनिकेशन आता है। लगभग 100 सवाल आते हैं, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी 33% नंबर लाने पड़ते हैं। सिर्फ पास करना जरूरी है, लेकिन मेरिट पेपर 1 से बनती है। जब आप प्री क्वालिफाई कर ले जाते हैं, तो प्री क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस देते हो। मेंस में कुल 8 पेपर होते हैं, और ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, लिखना पड़ता है आपको, आंसर से लिखते हैं वैसा लिखना पड़ता है। 4 पेपर जीएस के होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, 4 पेपर जीएस के होते हैं। एक पेपर ऐसे का होता है, एक पेपर हिंदी का होता है, और एक आपको ऑप्शनल चूज करना पड़ता है। कुल 30 सब्जेक्टों की लिस्ट है, उसमें से एक ऑप्शनल चूज करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन उससे किया हो या ना किया हो, आप सब्जेक्ट चूज करेंगे और उसके 2 पेपर होंगे। लेट सपोज आपने हिस्ट्री लिया, तो हिस्ट्री 1, हिस्ट्री 2 ऐसा होता है। तो कुल 8 पेपर होते हैं, 1500 नंबर का आपको मेंस देना पड़ता है। 1500 नंबर में अमूमन 750, 800 पे कट ऑफ जाती है। जब आप मेंस क्रैक कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। इंटरव्यू 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। मेंस और इंटरव्यू के नंबर को मिलाकर एक फाइनल लिस्ट बनाई जाती है, जो आपका डिसाइड करते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। हर साल यूपी में अमूमन 500-600 वैकेंसीज आती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब सवाल आता है कि पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। देखिए, लगभग
28 से 30 डिपार्टमेंट हैं उत्तर प्रदेश के, और इन डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं वो यूपी पीसीएस कमीशन के आयोग के माध्यम से ही सेलेक्ट होते हैं। जैसे पुलिस है तो पुलिस का डीएसपी की पोस्ट होगी, रेवेन्यू है तो एसडीएम होगा, एआरटीओ है ट्रांसपोर्ट का एआरटीओ होता है, टैक्स का है तो कमर्शियल टैक्स कमिश्नर है। तो इस तरह से कई पोस्टें होती हैं। कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो स्नातक की होती है, ग्रेजुएशन की होती है। आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी की हो, बीटेक एमबीबीएस किया हो, तो वो आप उसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। लगभग 14-15 वैकेंसीज हर साल ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ स्नातक मांगते हैं। कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगते हैं, मतलब ग्रेजुएशन प्लस पीजी कुछ मांग लेते हैं। जैसे कि मान लो गन्ना संस्थान की वैकेंसी निकली तो वो बोलेंगे एमएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, या किसी ने बोल दिया एमए इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए। तो अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल होंगे तो आप शुरुआत जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें आप भर दोगे। अन्यथा अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो, बीटेक किया हो मेरी तरह, तो आपने सिंपल 14-15 वैकेंसी जो आती है वो सब उसके लिए एप्लीकेबल होते हो। जितनी मेन वैकेंसीज होती है, मेन जो ताकतवर पावरफुल जिसके लिए आप तैयारी करते हो, वो ग्रेजुएट वाली वैकेंसी होती है। सिर्फ कुछ कंडीशन में इसमें आप स्पेशल चाहते हैं, जैसे कि गन्ना संस्थान में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एमएससी इन एग्रीकल्चर करते हैं, अन्यथा आपको स्नातक वाला चलता है। अब बात आती है कि कोचिंग करें या ना करें। देखिए, अगर आपके घर में आपके पापा, मम्मी, भाई, बहन, चाचा, ताऊ किसी ने कभी तैयारी की है और कुछ सफलता प्राप्त की है, तो आप उनकी गाइडेंस में जाइए। वो आपको जो गाइड करेंगे आप उसको फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे तैयारी नहीं की है, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप कहीं ना कहीं किसी गाइडेंस में आप तैयारी करो, एटलीस्ट 1 साल की तैयारी करो। क्योंकि कोचिंग ना सिर्फ आपका टाइम बचाती है बल्कि आपको स्ट्रैटेजी भी देती है। देखिए, लगभग 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, कुल 500 लोग ही सिलेक्ट होंगे, जिसमें से 500 में से भी 150-200 लोग तो वो होते हैं जो पहले सिलेक्ट हो चुके होते हैं। तो जब इतना टफ कंपटीशन होता है तो आपका स्ट्रैटेजी सही होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कोचिंग क्या करती है, आपको सही स्ट्रैटेजी बताती है, साथ में आपका टाइम बचाती है। टाइम कैसे बचाती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको चीजें पता नहीं लग सकती हैं। जब आप तैयारी करने बैठोगे तो धीरे धीरे हिट एंड ट्रायल के माध्यम से आप धीरे धीरे से चीजें समझ जाओगे, पर इसमें आपको 3-4 साल का समय लग जाएगा। तो 3-4 साल का समय बचाने के लिए ये कोचिंग आपकी हेल्प कर देती है। बहुत सारी कोचिंग है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जैसे आपको सुटेबल लगे आप कर लीजिए। मेन यहां बताने का मकसद ये है कि अगर आपको आपके घर में कोई गाइडेंस देने वाला है तो आप घर में बिना कोचिंग की तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसा बताने वाला नहीं है तो आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, किसी की गाइडेंस में जाइए, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा आ जाता है बट समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि अमूमन जो तैयारी लोग करते हैं वो उनके पास 3-4 साल की ही एनर्जी होती है। उसके बाद भले ही फॉर्म भरते रहते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो जो 3-4 साल आपका है वो फुल एफिशिएंसी के साथ अपना एग्जाम दीजिए। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।